Hello everyone, my name is Kunal and this is second episode of our series How to Read Candlesticks Chart Using Technical Analysis। आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी स्टॉक के प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाते हैं और इनके पीछे क्या अंडरलाइंग रीजंस होते हैं और जो कैंडल स्टिक्स हमको डिमांड और सप्लाई एरियाज को ढूंढने में हेल्पफुल होंगी उनको हम डिस्क्राइब करेंगे दो डिफरेंट तरीके की कैटेगरीज में और उनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ मार्केट। मार्केट क्या होती है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड और बॉट। जहाँ पर कोई भी चीज़ खरीदी या बेची जाती है उस जगह को मार्केट बोलते हैं। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होगी, दिस इज अ वेजिटेबल और अ फ्रूट मार्केट, जहाँ पर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ये गुड्स की फॉर्म में अवेलेबल है। सेलर्स इनको बेचने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर बायर्स आए हुए हैं सेलर्स से इनको खरीदने के लिए। सिमिलरली स्टॉक मार्केट भी इसी तरीके से काम करती है। कंसिडर अ स्टॉक ऑफ अ कंपनी और अ शेयर ऑफ कंपनी अ गुड। गुड मीन्स just like vegetable is a good in vegetable market, similarly stock or shares are also assets or goods in a stock market। तो यहाँ पर सेलर्स को अपने शेयर बेचने होते हैं और बायर्स को सेलर्स से ही शेयर खरीदने होते हैं। नाउ विद इन अ मार्केट कोई भी चीज़ है, चाहे वो वेजिटेबल है, चाहे वो स्टॉक है या शेयर है, कुछ भी है, किसी भी मार्केट में गुड्स के प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं। कभी कुछ प्राइस होते हैं, कभी अप चले जाते हैं, कभी प्राइस डाउन आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मैंने एक ऑक्शन का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर एक पॉट है, मे बी ये एंटीक पॉट होगा जिसकी वजह से ऑक्शन लगाई है। दिस इज माई एजम्पशन। एनीवेज, हेयर द पॉट इज अ गुड। यहाँ पर पॉट जो है ये एक गुड की तरह यूज कर रहे हैं इसको। तो जो ऑक्शन कर रहा है वो इसको बेचना चाहता है, यहाँ पर वो सेलर है और बाकी जो लोग बिड कर रहे हैं, जो इसको, ये सब बायर्स हैं, ये इसको खरीदना चाहते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पर कितने, ऑलमोस्ट 8 लोग हैं जो इसको खरीदना चाहते हैं एंड इनमें से एक बंदा बोल रहा है कि मैं इसको 200 रुपीज़ में खरीदना चाहता हूँ। नाउ व्हाट डू यू थिंक, इसका प्राइस 200 हो गया? अगर इस बंदे के अलावा कोई और बंदा इसको खरीदने में इंटरेस्टेड है तो वो, उसको यहाँ पर बोली लगानी होगी कि 200 से ज़्यादा की। वो अगर बोलेगा कि मैं इसको 200 से ज़्यादा का खरीदना चाहता हूँ, लेट सपोज 250 का खरीदना चाहता हूँ, तो बाकियों को देखा जाएगा। अगर कोई और 250 से ज़्यादा खरीदने में इंटरेस्टेड है तो वो अपनी बोली लगाएगा, बिड प्लेस करेगा उस केस में। लेट सपोज मैं 300 का खरीदना चाहता हूँ। इस तरीके से ये बोली लगती रहेंगी जब तक जो बायर्स हैं एक सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं आ जाते। दैट मीन्स कि जो भी हाईएस्ट अमाउंट की बोली लगाएगा और उससे ऊपर कोई बोली लगाने वाला नहीं होगा, उतने का ये पॉट उसको दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट हुआ ये 200 रुपये से। लेट सपोज कि ये 200 रुपये से स्टार्ट हुआ था और जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती गई इसका प्राइस बढ़ता गया। तो किसी भी चीज़ की प्राइस के ऊपर जाने के या फिर नीचे आने के जो अंडरलाइंग रीज़न है, इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर आप देख रहे होगे सिर्फ एक सिंगल सेलर है और बहुत सारे बायर्स हैं। तो दैट मीन्स सिंगल सेलर मीन्स सप्लाई कम है एज कंपेयर टू डिमांड। तो जब भी डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस हमेशा शूट अप करेगा, ऊपर जाएगा प्राइस। तो इस एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, दिस इज द रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कि whenever demand is greater than supply then the price will shoot up, and whenever the supply is greater than demand, in that case price will cool down or drop down। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे टोमेटोज हैं और
यहाँ पर मतलब मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि टमाटोज बहुत ज़्यादा है और टोमेटोज के कंपैरिजन में जो लेने वाले रिटेलर्स हैं वो बहुत कम है। तो उस केस में आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर प्राइस बहुत कम होगा टोमेटोज का, लाइक इट माइट बी 20 रुपीज़ के जी, 30 रुपीज़ के जी, ऐसा हो सकता है। और आपने नोटिस किया होगा कि यही सेम टमाटर कई बार मोर देन 100 रुपीज़ के जी भी होती हैं। जब पीछे से शॉर्टेज हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, उस केस में टमाटर के प्राइस शूट अप कर जाते हैं, बिकॉज मार्केट में बायर्स की डिमांड ज़्यादा होती है पर पीछे से सप्लाई नहीं आ रही होती। लेकिन अभी इस केस में हमको दिख रहा है कि ऑलरेडी एक वेंडर के पास बहुत सारे टमाटर हैं और इतने खरीदने वाले नहीं है, तो उस केस में आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पर प्राइस कम ही होंगे एज कम्पेयर टू 100 रुपीज़। इट माइट बी 20, 30, 40, एनीथिंग। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर या नीचे होता रहता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। जब भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगी प्राइस हमेशा शूट अप करेगा। सप्लाई एज कम्पेयर टू डिमांड अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर सप्लाई एज कम्पेयर टू डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो उस केस में प्राइस डाउन आ जाएगा। और अगर डिमांड और सप्लाई ऑलमोस्ट सेम है तो उस केस में प्राइस प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। प्राइस ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ऑलमोस्ट आसपास ही रहेगा। 20 रुपये है लेट सपोज टमाटर का प्राइस, एकदम से डिमांड आ जाती है बहुत ज़्यादा, या तो डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाए, उस केस में भी डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, या फिर पीछे से सप्लाई की शॉर्टेज हो जाए, उस केस में डिमांड तो कांस्टेंट है लेकिन पीछे से सप्लाई कम होगी, तो उस केस में भी ऑटोमेटिकली डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो दोनों केसेस में प्राइस बढ़ेगा। और सिमिलरली या तो पीछे से सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाए, डिमांड सेम है पीछे से सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाए, उस केस में प्राइस ड्रॉप करेगा, या फिर पीछे से सप्लाई तो सेम है लेकिन डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, उस केस में भी प्राइस ड्रॉप करेगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में कंपैरेटिवली सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। और अगर इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही रहेगा। 20 रुपये का है तो 21 रुपये, 22 रुपये, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, 20 रुपये, 25 रुपये। बट एकदम से अगर डिमांड आ जाएगी तो 20 रुपये वाला किलो वाला टमाटर हो सकता है 50 रुपये किलो बिकने लग जाए एकदम से, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो। और अगर पीछे से सप्लाई आ जाती है तो हो सकता है वो जो 50 रुपये किलो बिक रहा है वो वापस डाउन आके 30 आ जाए। इट इज़ लाइक दैट। तो सिमिलरली विद इन अ डे, दैट मीन्स इंट्राडे, एक दिन में स्टॉक कई बार ऊपर नीचे होता है। हमारी मार्केट सुबह 9:15 पे ओपन होती है, इंडियन इक्विटी मार्केट, और दिन में 3:30 बजे क्लोज होती है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये जो प्राइस है ये 9:15 का है यहाँ पर, और ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये 3:30 बजे का है। तो जब भी मार्केट ओपन होती है सभी स्टॉक्स किसी न किसी प्राइस पर ओपन होते हैं। 9:15 पर जो भी प्राइस होता है किसी भी स्टॉक का, उसको उस स्टॉक का ओपन प्राइस बोलते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होगे ये एक स्टॉक है एरीज एग्रो के नाम से, और इसका ओपन प्राइस आज का 285 है। आफ्टर दैट इस प्राइस पे ओपन होने के बाद अगर बायर्स ज़्यादा आएंगे, डिमांड ज़्यादा आएगी, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा इसने सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं दिखाई, तो इसलिए हम कहेंगे डिमांड सप्लाई ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ, 285 के आसपास ही है। लेकिन इस पॉइंट पर एकदम से डिमांड आई, और डिमांड आने की वजह से प्राइस शूट अप हुआ, और ये प्राइस यहाँ कहीं चला गया क्लोज टू 295। फ्रॉम 285 एकदम से डिमांड सप्लाई से ज़्यादा आती है, तो जिसकी वजह से प्राइस शूट अप कर जाता है। उसके बाद इस मोमेंट पर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, जिसकी वजह से ये डाउन आ जाता है। इसी वजह से इस तरीके से ये अलग अलग पॉइंट्स पर कहीं पर सप्लाई ज़्यादा आ रही है, कहीं पर डिमांड ज़्यादा आ रही है, उसकी वजह से ये प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है पूरा दिन विद इन इंट्राडे। ओके, नाउ जिस प्राइस पर ये ओपन हुआ था 9:15 पर, उसको ओपनिंग प्राइस बोलते हैं। 3:30 पे इसका जो भी प्राइस होगा उसको क्लोजिंग प्राइस बोलेंगे फॉर दैट डे। एंड ड्यूरिंग दैट डे ये जितना भी हाई गया, ये यहाँ पर हाई गया है, तो ये हाई कितना हुआ है, ये यहाँ पे से मेरे को दिख रहा है ये 300 का हाई लगाया है इसने आज, तो इसका हाई फॉर द डे हो जाएगा 300। एंड सिमिलरली लो इसने कितने का लगाया, ओपन होने के बाद ये कितना लो गया है, ये लो नहीं गया शायद, ऑलमोस्ट सेम ही है,
ये ओपन हुआ था और ये मेरे को इसका पूरे दिन का लो दिख रहा है। तो ओपन ये 285 पे हुआ था और लो इसका 284.30 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इस तरीके से इसके ओपन, हाई, लो एंड क्लोज ये चार चीजें डिफाइंड हो जाती हैं। नाउ वी हैव रेड दैट we have understood this OHLC in our previous video as well। और ये अब जस्ट मैंने अभी आपको बताया भी है, ओपन प्राइस क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, एक हाई और लो क्या होता है। इन ओपन, क्लोज, हाई और लो के थ्रू ही एक कैंडल स्टिक बनाते हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। लेट सपोज ये इतने पे ओपन हुआ, ये मैंने प्राइस यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, ये 100 का प्राइस है, 100 100, ये 90 का प्राइस लेवल है, ये 120 का प्राइस लेवल है, ये 130 का प्राइस लेवल है। तो ये ओपन 100 पे होता है। 100 पे ओपन होने के बाद ये एक लो लगाता है, 90 तक जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर कहीं पर डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड बढ़ने की वजह से ये यहाँ से ऊपर चला जाता है। इस पॉइंट पर सप्लाई बढ़ जाती है तो ये थोड़ा सा डाउन आ जाता है। इस पॉइंट पे अगेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो जिसकी वजह से ये फिर से ऊपर चला जाता है। फिर ये नीचे आता है, फिर ये एक हाई लगाता है और हाई लगाने के बाद ये एट द एंड ऑफ 330 यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो ये ओपन हुआ था 100 पर, क्लोज हुआ है ये 120 पर। तो लो इसने लगाया है 90 का और हाई लगाया है 130 का। तो इसको अगर हम एक जापानीज कैंडल स्टिक्स में कन्वर्ट करें तो ये इस तरीके से कुछ दिखता है। ग्रीन कैंडल बनती है जब भी क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस एंड this is the body of the candle. The lower body of a green candle signifies the open price. The upper body of green candle signifies the closing price. And these are called wicks. ये जो wicks हैं ये signify करती है, इसने lower wick signify करती है इसने कितने का लो लगाया, and upper wick signify करती है इसने कितने का हाई लगाया। Similarly, जब प्राइस ओपन होने के बाद ओपन ज्यादा पर होता है और क्लोज कम पर होता है, 120 पर ओपन हुआ था 120 और क्लोज हुआ है 100 पर, तो 120 इज ग्रेटर देन 100 ना। ओपन ज्यादा होने के बाद और क्लोज कम होता है तो उस केस में प्राइस ड्रॉप हो रहा है, उस केस में रेड कलर की कैंडल बनती है। और रेड कलर की कैंडल में ओपनिंग प्राइस अपर बॉडी सिग्निफाई करती है और क्लोजिंग प्राइस लोअर बॉडी सिग्निफाई करती है। और बाकी हाई और लो सेम है, अपर वेक हाई सिग्निफाई करेगी और लोअर वेक लो को सिग्निफाई करेगी। तो इस तरीके से अगर मूवमेंट रहती है तो इसको हम ऐसे बना देते हैं कैंडल। इस लाइन को हम ऐसे मार्क करेंगे, यहाँ पर इसकी रेड कलर की कैंडल की अपर बॉडी आएगी, क्लोजिंग प्राइस पर इसकी लोअर बॉडी आएगी, तो इसको बॉडी मार्क बना देते हैं और ये हाई और लो हो जाते हैं। इस तरीके से कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसके अंदर जो बॉडी पार्ट होता है, बॉडी पार्ट किसको बोलती हैं? बॉडी पार्ट बोलती हैं हम जो ओपन और क्लोज का एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है। एब्सोल्यूट मींस कि एब्सोल्यूट मींस इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर वो इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू नेगेटिव आएगी तब भी उसको हमको पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। जैसे यहाँ पे 120 पे ओपन हुआ, सॉरी यहाँ पे 100 पे ओपन हुआ और 120 पे क्लोज हुआ, तो इस केस में भी डिफरेंस 20 का ही मानेंगे हम। और इस केस में 120 पर ओपन होके 100 पे क्लोज हुआ, इस केस में भी हम 20 का ही डिफरेंस मानेंगे। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से चलोगे ओपन माइनस क्लोज, तो इस केस में ओपन जो हुआ है 100 का है, वो 120 का है, तो 100 माइनस 120 करेंगे तो माइनस 120 आता है। लेकिन एब्सोल्यूट होने की वजह से इसको हम पॉजिटिव कन्वर्ट करके 20 ही मान लेंगे, और इस केस में तो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी रेड कैंडल के केस में। और रेंज क्या होती है? रेंज होती है पूरी कैंडल की रेंज, उसका हाई और लो का जो डिफरेंस होता है उसको हम रेंज बोलते हैं किसी भी कैंडल की। ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो है ये इसकी रेंज है, और इस रेंज में से इतना सिर्फ इसका बॉडी पार्ट है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो 130 माइनस 90, 40 इसकी रेंज है और 20 इसका बॉडी पार्ट है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स? अगर आप देखोगे ये सारी कैंडल्स हैं और ये आपको कभी ना कभी चार्ट पे भी दिखी जाएंगी। इस कैंडल में हमको क्लियरली दिख रहा है प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक इतना लो लगाता है और लो लगाने के बाद इतना हाई लगाता है और हाई लगाने के बाद क्लोज यहाँ पर हो जाता है। तो ये इस तरीके की कैंडल है। इस कैंडल में हमको दिख रहा है कि ये यहाँ पर प्राइस ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक लो लगाता है और लो लगाने के बाद ये
हाई प्राइस जाता है और अपने हाई पर ही क्लोज होता है, जिसकी वजह से इसमें अपर विक नहीं है। तो मैक्सिमम किसी भी कैंडल की मैक्सिमम दो अपर विक, सॉरी, मैक्सिमम किसी भी कैंडल की दो विक्स हो सकती हैं। एक लोअर विक हो सकती है, एक अपर विक हो सकती है। जब मैं बोलता हूँ कि मैक्सिमम दो विक हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि उसकी एक विक हो या फिर एक भी विक ना हो? ऑब्वियसली पॉसिबल है। अगर बात करते हैं किसी भी कैंडल की एक विक हो सकती है, वो नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। और अगर बोले किसी कैंडल की एक भी विक ना हो, वो भी पॉसिबल है। अगर मान लो ग्रीन कैंडल है, उसकी एक भी विक नहीं है, तो इसका मतलब ये है ना कि वो जिस प्राइस पर ओपन हुआ उससे लो गया ही नहीं, जिसकी वजह से उसकी लोअर विक फॉर्म ही नहीं हुई। और अप जाने के बाद जिस हाई पे गया वहीं पर क्लोज हो गया, तो दैट मीन्स उसकी अपर विक भी नहीं है। अपर विक तो तब बनती है जब हाई ज्यादा होता है और क्लोज कम होता है। हाई जाने के बाद थोड़ा सा नीचे डाउन आके क्लोज होता है, जैसे ये इसका हाई है, हाई में जाने के बाद डाउन आके क्लोज हुआ तो अपर विक बनती है। लेकिन इस कैंडल में आप देखो अपर विक नहीं है, क्योंकि यही इसका डे का हाई है और वो हाई पे ही क्लोज हो गया। ओके, तो इस तरीके से होता है। ये कैंडल भी आपको इजीली समझ में आ रही होगी। ये कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद इतना एक हाई जाती है, लेकिन हाई जाने के बाद इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ सप्लाई डोमिनेट हुई है एज कंपेयर टू डिमांड, जिसकी वजह से कैंडल डाउन आ गई है। ओके, तो यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया। अब इस कैंडल का क्या मतलब है? इस कैंडल का मतलब है प्राइस यहीं पर ओपन हुई है, ओपन होने के बाद इसने इतना हाई लगाया है और इतना लो लगाया है। अब इस केस में हम ये नहीं बता सकते इसने पहले हाई लगाया है या पहले लो लगाया है, बस इतना पता है कि ओपन होने के बाद ये हाई भी गई है और लो भी गई है, पहले ऊपर गई है या नीचे गई है वो नहीं पता। और ऊपर नीचे होने के बाद वापस क्लोज भी यहीं पर हो जाती है। तो उस केस में इस तरीके की कैंडल बनती है। इस केस में बॉडी गायब है, सिर्फ विक है ऊपर नीचे, बॉडी है ही नहीं। इस तरीके की भी कैंडल बनती है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद एक लो लगाया है और लो लगाने के बाद जो प्राइस जिस प्राइस पे ओपन हुआ था उसी पे क्लोज हो गया है, तो उस केस में भी बॉडी नहीं है। इस केस में भी बॉडी नहीं है, इसका मतलब है प्राइस इतने पे ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद इतने का हाई लगाया है, हाई लगाने के बाद वापस जिस प्राइस पे ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज हो गया, उस केस में भी बॉडी गायब हो जाती है। बाकी ये कैंडल्स तो क्लियर है आपको। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडल्स, एक्साइटिंग कैंडल्स एंड बेस कैंडल्स, जिन कैंडल्स को यूज करते हुए हम किसी भी डिमांड या फिर सप्लाई की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि डिमांड का कौन सा एरिया है और सप्लाई का कौन सा एरिया है। तो उस आइडेंटिफिकेशन करने से पहले हमको इन कैंडल स्टिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्साइटिंग कैंडल्स कौन सी होती हैं और बेस कैंडल्स कौन सी होती हैं। अब ये तो मैंने आपको अभी तक सिंगल कैंडल स्टिक बताई थी। जो चार्ट होता है उसके अंदर बहुत सारी कैंडल स्टिक होती हैं और हर कैंडल स्टिक अलग अलग वे में फॉर्म होती है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर सभी कैंडल स्टिक एक अलग तरीके से फॉर्म हो रखी हैं, कोई भी कैंडल स्टिक एक दूसरे से ज़्यादा मिलती विलती नहीं होंगी। अब इस कैंडलस्टिक में हमको दिख रहा है कि ये कैंडलस्टिक पे प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये उसने ऊपर जाने की कोशिश करी, इतना हाई लगाया, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ सप्लाई आई है जिसकी वजह से प्राइस ड्रॉप हुआ है और प्राइस ड्रॉप होने के बाद इतने का लो लगाता है, लो लगाने के बाद वापस इतने पे क्लोज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन पे प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, फिर वो एक ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई डोमिनेट करती है जिसकी वजह से वो नीचे आ जाता है। और नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ बाइंग डोमिनेट हुई है जिसकी वजह से डिमांड की वजह से इस डिमांड ने प्राइस को ऊपर पुश किया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर प्राइस ओपन होता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे आने की कोशिश करता है और फिर यहीं पर क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ कैंडल स्टिक्स में तो ऐसे बड़ी सी बॉडी है, इतनी बड़ी ग्रीन ग्रीन और रेड रेड है, और कुछ स्मॉल स्मॉल कैंडल स्टिक्स है, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली भी छोटी सी बॉडी है, इसकी रेंज इस कैंडल की बड़ी है, ऊपर से नीचे तक रेंज इसकी बड़ी है, लेकिन बॉडी पार्ट की बात करें तो छोटा है। तो इस तरीके से इसमें आप अलग अलग जो कैंडलस्टिक्स जब चार्ट पर फॉर्म होती हैं उससे हमको क्या एडवांटेज मिलता है? इसका एडवांटेज ये होता है कि हम प्राइस की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगा। ये हम आने वाली एपिसोड्स में सीखेंगे। डिमांड और सप्लाई एरियाज हम ढूंढ सकते हैं, कहाँ पर डिमांड फॉर्म हुई है, कहाँ पर सप्लाई फॉर्म हुई है, ये भी हम सीखेंगे इन अपकमिंग वीडियोस।
अभी की वीडियो में, अभी की उसमें हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस कैंडल स्टिक चार्ट से? यू कैन इजीली ट्रेस द हिस्टोरिकल प्राइस डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ था तो आपको एक डायरेक्शन दिख रही है कि यहाँ से कंटिन्यूसली प्राइस में एक ड्रॉप आ रहा है, तो दैट मीन्स ये एक डाउन ट्रेंड सा बन गया है कि कंटिन्यूस ड्रॉप आ रहा है, और यहाँ पर आके प्राइस ने थोड़ा सा ब्रेक लिया और यहाँ से फिर ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई, तो यहाँ से प्राइस ने एक डायरेक्शन ले ली है अपवर्ड की, तो जिसको हम अप ट्रेंड बोल सकते हैं। यहाँ से प्राइस ने अप ट्रेंड की डायरेक्शन ले ली है, यहाँ से प्राइस ने फिर गिरना शुरू किया और यहाँ तक का लो लगाया। तो ये सारा हिस्टोरिकल डेटा है जो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, तो ये आपको क्लियरली विजिबल है। हिस्टोरिकल डेटा को आप देख के फ्यूचर में प्राइस क्या कर सकता है उसकी प्रिडिक्शन करना हम सीखेंगे, और अभी जो आपको क्लियरली विजिबल है इन कैंडलस्टिक्स के फॉर्म से वो आप ऑब्जर्व करना सीखो कि ये डाउन आ रहा है, ये अप जा रहा है प्राइस यहाँ से ऊपर, यहाँ से फिर डाउन आ रहा है, यहाँ से फिर प्राइस अप जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर यहाँ से डाउन आ रहा है। इस तरीके से इनको रीड करते हैं। डिमांड सप्लाई जोन कैंडल्स, एक्साइटिंग कैंडल्स और लेग कैंडल्स, थोड़ा सा ओवरराइड हो गया इधर। एक्साइटिंग कैंडल्स भी बोलते हैं इनको और लेग कैंडल्स भी बोलते हैं। अब एक्साइटिंग कैंडल्स क्या होती हैं? एक्साइटिंग कैंडल्स वो कैंडल्स होती हैं जिन कैंडल्स में जो बॉडी पार्ट है वो ग्रेटर देन 60% ऑफ रेंज ऑफ कैंडल होता है, और साथ में कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज टू द अदर कैंडल्स इन चार्ट। फर्स्ट पॉइंट पे मैं बाद में आता हूं, पहले मैं ये वाला पॉइंट समझा देता हूं। बॉडी पार्ट, किसी भी कैंडल का बॉडी पार्ट क्या होता है? उसके ओपन और क्लोज का एब्सोल्यूट डिफरेंस इज कॉल्ड बॉडी पार्ट। तो इस केस में ये जो कैंडल है इस केस में इसका बॉडी पार्ट क्या है? ये और ये जो ग्रीन कलर का बॉडी पार्ट है। अब ये कह रहा है कि इसका बॉडी पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 60% ऑफ रेंज ऑफ कैंडल। कैंडल की रेंज क्या है? कैंडल की रेंज है यहां से लेकर के यहां तक, हाई और लो का डिफरेंस। अगर आप हाई और लो का डिफरेंस निकालोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। इस पूरा एरिया का 60%, 60% मतलब 50% हाफ हो जाता है, 50% हो जाता है यहाँ पर, ये इसका हाफ हो जाएगा, हाई और लो का हाफ, मिड पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। अब अगर हम नीचे से बात करते हैं 60% की, तो ये तो अगर नीचे से बीच तक जाएंगे तो 50% हो जाएगा। अब 10% और ऊपर चले जाओ अंदाजे से तो ये इसका 60% हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक कहीं का 60% आ जाएगा। तो इसकी बॉडी जो है इसकी 60% से ज्यादा है, क्लियरली विजिबल है। या फिर इसको निकालने का मतलब इसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है, इसको आपको देख के ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने का क्या तरीका है? अगर आप इन दोनों की विक्स को मिला देते हो, इन दोनों की विक्स को मिलाने के बाद एक डंडी बन जाएगी, एक पूरी। अब वो डंडी ज्यादा बड़ी होगी या फिर ये कैंडल का बॉडी पार्ट ज्यादा बड़ा होगा? ऑब्वियसली कैंडल का बॉडी पार्ट ज्यादा बड़ा है, विक्स तो बहुत छोटी सी हैं। तो जिस केस अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करना चाहो स्टार्टिंग इनिशियली सीखने के लिए तो आप बेशक कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी। अभी मैं इसको चार्ट पे भी दिखा दूंगा। ओके, तो इस केस में इसका बॉडी पार्ट ये है और इसकी रेंज ये है। इसकी रेंज की हाफ से या 60% से ज्यादा अगर इसकी बॉडी है तो दैट मीन्स इट इज अ एक्साइटिंग कैंडल। ये क्लियर दिख रहा है, इसकी बॉडी पार्ट बड़ी है और विक्स छोटी है। इस केस में देखो, इस केस में तो विक्स है ही नहीं, इस केस में भी एक सिंगल विक है, इस केस में रेंज यहाँ से यहाँ तक की है और छोटी सी विक है, तो इसलिए हम इसको एक्साइटिंग कैंडल बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, सिमिलरली ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है, इनमें भी इनका बॉडी पार्ट बड़ा है, विक्स का पार्ट छोटा है। ठीक है, तो रेड एक्साइटिंग कैंडल को हम ड्रॉप भी बोलेंगे। डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी में रेड एक्साइटिंग कैंडल को हम ड्रॉप बोलते हैं और ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल्स को हम रैली बोलते हैं। ड्रॉप हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राइस ओपन ज्यादा पे होता है और उसके बाद ड्रॉप होके क्लोज कम पे होता है, इसलिए हम ड्रॉप बोलते हैं। और ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल्स को रैली हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राइस ओपन कम पे होता है और रैली देने के बाद या अप जाने के बाद वो क्लोज ज्यादा पे होता है, क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस, इसलिए हम इसको रैली बोलते हैं। ठीक है, अब कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज टू अदर कैंडल्स इन चार्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक बार हम नेक्स्ट बेस कैंडल समझ लेते हैं, फिर मैं ये वाला पॉइंट समझाता हूं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा।
अब एक्साइटिंग कैंडल्स हमने देखा जिनमें बॉडी पार्ट ज्यादा होता है। बेस कैंडल्स कौन सी होती हैं? बेस कैंडल्स वो होती हैं जिनमें बॉडी पार्ट इज लेस देन ऑफ 50% ऑफ रेंज ऑफ कैंडल एंड दीज कैंडल्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज टू अदर कैंडल्स इन चार्ट। इसमें भी सेम पॉइंट है, उसमें लार्जर था, इसमें स्मॉलर है। इसको पॉइंट को मैं बाद में समझाता हूँ। उस केस में क्या था, बॉडी पार्ट बड़ा था। इस तरीके की ये जो कैंडल दिख रही है ये एक एक्साइटिंग कैंडल है, इसमें बॉडी पार्ट ज्यादा है और विक्स छोटी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे इनमें बॉडी पार्ट या तो है ही नहीं या फिर बहुत कम है, इसलिए इनको बेस कैंडल्स बोलते हैं। अगर आप इनकी रेंज निकालोगे तो इसकी रेंज आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, और इस रेंज का अगर 50% निकालोगे तो इसके रेंज का 50% बीच में यहाँ कहीं निकलेगा। अब क्या इसकी बॉडी इसकी 50% की रेंज से कम है? ऑब्वियसली। ये आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। सिमिलरली इस कैंडल में भी आपको क्लियरली विजिबल है। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, व्हाट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज टू अदर कैंडल्स। अब फॉर एग्जांपल ये भी एक एक्साइटिंग कैंडल है अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें। ये भी एक एक्साइटिंग कैंडल है अगर हम सिर्फ इस डेफिनेशन की बात करें। लेकिन अगर हम ऊपर वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं, कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज टू अदर कैंडल्स इन चार्ट, ये डेफिनेशन तो है लेकिन इसके साथ में ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए कि एक्साइटिंग कैंडल हम सिर्फ उसी कैंडल को बोलेंगे जो कि साइज में लार्जर है कंपेयर टू अदर कैंडल्स। अब यहां पर आप देखोगे ये एक एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी एक एक्साइटिंग कैंडल है बिकॉज इसकी रेंज जो है वो इसकी बॉडी के बराबर ही है। इसमें विक्स तो है नहीं तो इसकी रेंज इज इक्वल टू बॉडी। एज पर डेफिनेशन 50-60% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये तो 100% ही है, दोनों इक्वल हैं। रेंज भी और बॉडी दोनों इक्वल है तो दोनों बराबर है। बट जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कंपैरेटिवली लार्जर होनी चाहिए। अब कंपैरेटिवली का मतलब होता है उसके आसपास और कैंडल्स भी देखो। अब उसके आसपास आपको दिख रहा होगा ये कैंडल भी है, ये कैंडल भी है। अब इनके कंपैरिजन में तो ये कैंडल छोटी है ना, तो इसलिए इन कैंडल को हम बेस कैंडल्स ही कंसिडर करेंगे। बिकॉज बेस कैंडल्स की डेफिनेशन कहती है, बेशक से ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई हो जाता है तो हम इस डेफिनेशन को छोड़ देते हैं। कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज टू अदर कैंडल्स, दूसरी कैंडल्स के कंपैरिजन में अगर ये साइज छोटा है तो इनको हम बेस कैंडल कंसिडर कर लेंगे। ये चीज मैं आपको चार्ट पे क्लियर करता हूँ, चार्ट पे ज्यादा क्लियर होगी ये चीजें। अब ये मैंने एक चार्ट खोला है, इस चार्ट पे मैं एक बार फटाफट से कुछ टाइम जोन्स अपने फेवरेट्स में डाल लेता हूँ। ये 15 मिनट्स डाल लेता हूँ इसमें, और थोड़े से कस्टम एंटर कर लेता हूँ। 75 मिनट्स शायद मैं कर नहीं पाऊँगा इसमें। हाँ, इसके लिए प्रीमियम लेना पड़ेगा, नहीं कर पाऊँगा, कोई बात नहीं। इसमें 1 डे 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ, ये मैंने अपने फेवरेट्स बना लिए। और इसमें और एक तो 15 मिनट्स कर दिया, एक मैं इसमें कर देता हूँ 45 मिनट्स। ओके, नाउ इसमें मैं एक बार स्विच कर लेता हूँ 15 मिनट्स टाइम इंटरवल। अब 15 मिनट्स पे अगर हम बात करें कैंडल्स को देखने की, तो देखो इसके अंदर हमने अगर ये चार्ट खोला हुआ है प्रॉपर ये पूरा, तो हमको एक्साइटिंग कैंडल्स देखनी है। एक्साइटिंग कैंडल्स की डेफिनेशन है कि उसका बॉडी पार्ट उसकी रेंज से 60% से ज़्यादा होना चाहिए, ये एक एक्साइटिंग कैंडल है। और साथ में ही वो कैंडल्स कंपैरेटिवली लार्जर होनी चाहिए। देखो एज पर डेफिनेशन ये कैंडल भी आपको दिख रही होगी, ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, ये वाली रेड कैंडल मैं अगर हटाऊं तो ये वाली जो रेड कैंडल है इसमें arrow, इसमें ये वाली जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल की अगर बात करें
तो इसकी रेंज है यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, और इसकी बॉडी जो है इसकी 60% रेंज से ज़्यादा है। लेकिन जब हम इस पूरे चार्ट को देख रहे हैं, क्या ये कंपैरेटिवली लार्जर कैंडल है? इसके आसपास इससे बड़ी बड़ी कैंडल्स भी हैं, तो ये आसपास की कैंडल्स बड़ी होने के कारण हम इसको एक्साइटिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम बेस कैंडल बोलेंगे। सिमिलरली ये भी एक एक्साइटिंग कैंडल लग रही है हमको, ये वाली कैंडल भी, लेकिन आसपास इससे बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, तो इसलिए हम इसको एक्साइटिंग ना बोल के बेस कैंडल बोलेंगे। और ये तो बाकी बेस कैंडल्स हैं ही, ये सारी बेस कैंडल्स हैं, दिख रही होंगी, ये भी सारी बेस कैंडल्स हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर स्मॉलर इन साइज। जो कैंडल साइज में स्मॉलर होगी उनको हम बेस कैंडल कंसिडर करेंगे। ये भी एक बेस कैंडल है, ये भी बेस कैंडल है, सारी बेस कैंडल है। ये एक एक्साइटिंग कैंडल है। उसके बाद यहाँ से इधर आए तो ये एक एक्साइटिंग कैंडल है। उसके बाद यहाँ से इधर आए तो ये एक एक्साइटिंग कैंडल है। फिर ये भी एक्साइटिंग कैंडल है। फिर ये बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल है। ये एक एक्साइटिंग कैंडल है, बट इसकी भी रेंज ज़्यादा नहीं है, इसको भी हम बेस ही कंसिडर कर सकते हैं। ये चीज़ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होती, जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे तो सीख जाएंगे। ये भी एक एक्साइटिंग कैंडल है, लेकिन साइज को अगर मैं देखूं इसके अकॉर्डिंग कितनी छोटी कैंडल है, तो इसलिए मैं इसको बेस कैंडल ही कंसिडर करूंगा। इवन देन इसको भी मैं बेस कैंडल कंसिडर करूंगा। मेरे को एक अच्छी मूवमेंट चाहिए एक्साइटिंग कैंडल कंसिडर करने के लिए। ऐसा क्यों है वो आपको अभी आगे क्लियर हो जाएगा। अभी इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर है कि किन किन कैंडल्स को मैं एक्साइटिंग कैंडल्स मान रहा हूँ। मैं इन सब को बेस मान रहा हूँ, बेशक से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये 60% से ज़्यादा है इनमें बॉडी, लेकिन ये इनका साइज बहुत स्मॉल है, कंपैरेटिवली स्मॉल है। कंपैरेटिवली मतलब आसपास की कैंडल्स देखोगे चार्ट पे तो इससे बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही हैं हमको। ये एक एक्साइटिंग कैंडल है। ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है जिसको मैं ड्रॉप बोलूंगा। ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है जिसको मैं रैली बोलूंगा। ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, रैली बोलूंगा। ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, रैली रैली रैली। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया चार्ट पे देखने का तरीका कि किसको हम रैली बोलेंगे यानी कि ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, किसको हम बेस कैंडल बोलेंगे, और किसको हम ड्रॉप बोलेंगे, रेड एक्साइटिंग कैंडल। आई होप बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल का डिफरेंस क्लियर होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये एक्साइटिंग कैंडल और बेस कैंडल्स फॉर्म क्यों होती हैं। ड्यू टू सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और वी कैन से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस होने की वजह से डिमांड और सप्लाई के बीच में ये कैंडल्स क्रिएट होती हैं। अगर ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है या फिर बहुत छोटा सा डिफरेंस है तो उस केस में एक बेस कैंडल बन जाती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वेजिटेबल सेलर के एग्जांपल ले लेते हैं। एक मार्केट है, उसके अंदर एक एक वेंडर ओनियन सेल कर रहा है। अभी करंटली ओनियन का जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ के जी है। ओके, 20 रुपीज़ के जी उसका प्राइस है। एंड उस मार्केट में सिर्फ एक ही यही वेंडर है जिसके पास ओनियन अवेलेबल है, और इसके पास इसकी जो कोटा है, कोटा मीन्स इसके पास जो ओनियन का स्टॉक पड़ा हुआ है वो है इसके पास 50 kg। ये 50 kg ओनियन लेके बैठा हुआ है मार्केट में, और अकेला वेंडर है जिसके पास ओनियन है, और किसी वेंडर के पास ओनियन नहीं है। सिर्फ इसके पास 50 kg ओनियन है, और अभी फिलहाल ये 20 रुपीज़ पर केजी के रेट से ओनियन को सेल कर रहा है। अभी इसके पास 50 kg का ओनियन है, तो रिटेलर्स जो है हमारे जैसे आती हैं इसके पास, तो हमारे जैसे रिटेलर्स की कितनी यूजेज होती है ओनियन की? 1 kg, 2 kg। कोई ज़्यादा ही बल्क में लेके जाता है कि भाई 2-4 हफ्ता चल जाए आराम से, 1 महीना चल जाए, तो 5 kg ले जाता है। करेक्ट। तो उस केस में क्या होता है, अब कोई इससे 1 kg ऑनियन लेगा, ये इसको 20 रुपीज़ के जी दे देगा। 2 kg 5 kg लेगा तो ये इसको दे देगा। लेकिन
लेट सपोज कोई एक बंदा आता है जिसको ओनियन की बल्क में नीड है। लेट सपोज उसके घर में कोई मैरिज या कोई फंक्शन है, तो उसको अपने फंक्शन के लिए यहाँ पे 200 केजी ओनियन चाहिए, लेकिन इसके पास तो सिर्फ 50 केजी ओनियन है। ध्यान से समझना, डिमांड आई है 200 केजी की रिक्वायरमेंट की, ये डिमांड है 200 केजी ओनियन चाहिए, और इस साइड पे हमारे पास जो सप्लाई है वो है 50 केजी ओनियन की। तो वो बंदा बोलता है मेरे को 200 केजी ओनियन चाहिए, लेकिन ये बंदा बोलता है कि मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो 50 केजी ओनियन है। तो वो बंदा बोलता है कोई बात नहीं, मेरा फंक्शन अभी कल या परसों में जब भी है, आप मेरे को अभी 50 केजी ओनियन दे दो। 50 केजी आप मेरे को ओनियन दे दो, आपके पास जब भी ओनियन आएंगे तो बाकी 150 केजी मेरे पेंडिंग रहे आपके पास। इट इज काइंड ऑफ अ पेंडिंग ऑर्डर फॉर यू। जब भी आपके पास ओनियन अवेलेबल होंगे तो आप मेरे को ओनियन डिलीवर कर देना। तो फर्स्ट थिंग इज, जब भी आपके पास ओनियन आएंगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मैं आपको ऑर्डर लगा के जा रहा हूँ, सबसे पहले मेरे ओनियन डिलीवर करना। लेकिन साथ में मेरी रिक्वायरमेंट ये भी है, आज की डेट में प्राइस चल रहा है ओनियन का 20 रुपीज। तो जब भी आपके पास ओनियन आएंगे, मैं तो आपको आज पेमेंट कर रहा हूँ 20 रुपीज के हिसाब से, आपके पास ओनियन अवेलेबल नहीं है, जब भी आपके पास ओनियन आएंगे तो आप मेरे को डिलीवर कर देना, मैं आपको पेमेंट 20 रुपीज के हिसाब से ही दे रहा हूँ। ओके, तो उसने 20 के हिसाब से पेमेंट कर दी। अब मार्केट में कहीं पर भी ओनियन नहीं है, इस बंदे के पास 50 केजी ओनियन थे, इसके पास भी खत्म हो गए। अब क्या होगा, इसके पास 150 केजी ओनियन जब अवेलेबल होंगे तब इसको 150 केजी ओनियन का अपना ऑर्डर कंप्लीट करना है जो अभी इसके पास पेंडिंग में रखा हुआ है। मीनवाइल होता क्या है, अब यहां से प्राइस शूट अप करना स्टार्ट होता है। अब एक एक इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट हो गया ना डिमांड और सप्लाई में। अगर रिटेलर आ रहे थे तो वो डिमांड सप्लाई इजीली मीट कर दे रहा था। किसी को 2 केजी 5 केजी या 10 केजी ओनियन चाहिए, उसके पास 50 केजी है, वो आराम से दे रहा है, तो इस केस में प्राइस प्राइस चेंज नहीं हो रहा। इस केस में क्या हुआ, ओनियन मार्केट से गायब हो गए। पहले ही लिमिटेड थे, सिर्फ एक वेंडर के पास थे, 50 केजी थे, लिमिटेड ओनियन थे, लेकिन अब वो भी एक सेलर ले गया, और इस तरीके से लेके गया कि उसके अभी भी पेंडिंग ऑर्डर बचे हुए हैं। बायर ले गया, सॉरी, सेलर नहीं ले गया, बायर। एक एक बिग फिश आई थी, या जिसको हम इंस्टीट्यूशन काइंड ऑफ बोल के अगर कंपैरिजन कोई कर रहा है अपने माइंड में, तो इंस्टीट्यूशन टाइप मान के चलो। अब ओनियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेट सपोज कोई दूसरा वेंडर कहीं से ओनियन अरेंज कर देता है नेक्स्ट डे, मार्केट में कोई दूसरा वेंडर अरेंज कर देता है। अब उसको पता है कि यहाँ पर मार्केट में ओनियन की स्कार्सिटी है, यानी कि शॉर्टेज है। तो कल जो ओनियन 20 रुपए के प्राइस पे बिक रहा था और एकदम से गायब हो गया, क्या वो आज 20 रुपए पे बेचेगा? नहीं। ऐसे केस में वो अपने मनमाने दाम पे बेचेगा, चाहे वो उसको 40 पे बेचे, 50 पे बेचे, 60 पे बेचे, वो कितने पे भी बेचेगा, क्योंकि उसको पता है अनियन सिर्फ उसके पास है, किसी को भी चाहिए तो उसी के पास आएगा लेने। और वो जो दाम मांगना चाहता है वो दाम वो दाम ऑफर कर सकता है। अब वो बंदा अगर मान के चलो कल कहीं से 5 किलो अनियन या 10 किलो अनियन अरेंज करके लाता है, या लेट सपोज 50 किलो अनियन भी अरेंज करके लाता है, तो वो अपना उस दाम पे बेचेगा। अब वो वेंडर छोड़ो, इस वेंडर के पास भी आ जाते हैं। लेट सपोज ये वेंडर भी, जिस वेंडर के पास पेंडिंग ऑर्डर थे, ये सेम वेंडर कल 50 किलो ऑनियन कहीं ना कहीं से अरेंज कर लाता है। लेकिन क्या ये वेंडर उस बंदे को, जिस बंदे के पेंडिंग ऑर्डर थे, ये ये उस बायर को उसके पेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट करेगा 150 केजी का? क्योंकि अभी इसके पास अनियन तो आ गई है 50 केजी, और ये उसको अभी अनियन नहीं देगा। ये उसको अनियन अभी इसलिए नहीं देगा बिकॉज उस बंदे ने पेमेंट करी है इसको 20 रुपए के हिसाब से। अभी आज की डेट में जो ये अनियन लेके आया है, ये अनियन की कॉस्ट 20 रुपए नहीं है, आज की डेट में अनियन की कॉस्ट महंगी है। तो अनियन का रेट शूटअप हो गया ना, डिमांड ज्यादा आई, सप्लाई कम थी, तो शूटअप हो गया रेट। तो ये मैं आपको डिफरेंस समझा रहा था कि एक ह्यूज
डिफरेंस, इम्बैलेंस इन डिमांड सप्लाई क्रिएट करता है एक लार्ज एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है। और अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता तो उस केस में बेस कैंडल ही फॉर्म हो जाती है। ओके, अभी एग्जाम्पल पे वापस आता हूँ। जो मैं आपको समझाना चाहता था एग्जाम्पल में वो तो मैं समझा चुका हूँ, बट लॉजिकली कुछ इंटरेस्टिंग चीजें वैसी ही आपको बताता हूँ। अभी क्या होगा, वो 50 kg अनियन दोबारा लेके आया, लेकिन इस बार रेट ज्यादा है। आज का रेट मार्केट में कल से ज्यादा है, कल 20 रुपए किलो बिक रहा था, आज के रेट मान लो वो 50 रुपए किलो बिक रहा है। तो ये जो बंदा कल लेके गया था ये उसको तो नहीं देगा, क्योंकि उसकी दो कंडीशन थी। एक कंडीशन थी कि जब भी आपके पास ऑनियन आए, और दूसरी कंडीशन थी रेट मैं 20 का ही लूंगा, 20 की जगह मैं 25 का ले सकता हूँ, लेकिन मैं 50 का नहीं लूंगा, क्योंकि उसको बल्क में खरीदने, उसको तो बहुत महंगे पड़ जाएंगे अगर वो 50 रुपए के हिसाब से 150 किलो लेने बैठेगा। तो उसकी रिक्वायरमेंट थी रेट 20 से 25 का ही होना चाहिए, तभी मेरे ऑर्डर मेरे को डिलीवर करना। तो अभी अनियन तो आ गए हैं लेकिन रेट नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो इससे नहीं खरीदेगा, या फिर उसका पेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। अभी 50 रुपए के रेट से अनियन बिकेगा। जब तक मार्केट में सप्लाई नहीं आती ओनियन की, सप्लाई आएगी तभी तो प्राइस कूल डाउन होके 50 से कम होके वापस आएंगे ना। धीरे धीरे 50 से 40 होगा, 40 से 30 होगा, 30 से 25 होगा, इस तरीके से होगा। सप्लाई जैसे जैसे मार्केट में आएगी तो प्राइस कूल डाउन होके अपना सेम रेट पे आएंगे, चाहे वो अब 1 वीक लगे चाहे वो 10 डेज लगे, ठीक है। तो जब तक प्राइस कूल डाउन नहीं होंगे अनियन का रेट शूट अप हो चुका है और वो महंगा बिकेगा। अब जैसे ही वो अनियन का प्राइस 25 पे आएगा, अब डिपेंड करता है उस टाइम पर उस वेंडर के पास कितने अनियन है। लेट सपोज उसके पास 50 किलो ही अनियन है और 4 दिन बाद प्राइस डाउन आते आते, कम आते आते प्राइस आ गया 25 का, और उसने बोला था कि ठीक है 25 आ जाए तो प्राइस मेरे को अनियन दे देना। अब जैसे ही प्राइस 25 आएगा उस टाइम पर फिर से देखा जाएगा, उधर से ऑलरेडी एक डिमांड, पेंडिंग डिमांड है 150 kg अनियन उसको देने हैं। और यहाँ पर डिपेंड करता है कि उसके पास अनियन कितने अवेलेबल है। दोबारा उसके पास अगर 50 किलो ही अवेलेबल है तो एकदम से 50 किलो उसको सारे 25 के रेट से उस बंदे को देने पड़ेंगे, और यहाँ पर फिर से एक बार प्राइस शूट अप कर जाएगा। इस एग्जाम्पल को मैं आप आने वाले एपिसोड्स में दोबारा से अच्छे से समझा दूंगा, बट फिलहाल के लिए अभी आप इतना समझ के चलो कि एक इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस डिमांड और सप्लाई में एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल क्रिएट करता है, और अगर डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता तो एक बेस कैंडल क्रिएट होकर रह जाती है। ओके, अब सेम चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दो सिनेरियो हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था ऑक्शन का। एक पॉट है, अब इसमें मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पॉट है यानी कि एक सेलर है, उसके ऑपोजिट में 3 बायर्स हैं, 3 बायर्स उस पॉट को लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में बिड प्राइस ज्यादा लगने, बोली ज्यादा लगने के चांसेस हैं, या फिर सिंगल सेलर है यानी कि डिमांड सॉरी सप्लाई सेम ही है, यहां पर भी सिंगल सेलर है लेफ्ट साइड में भी, और राइट साइड में भी सिंगल सेलर है। दैट मीन्स सप्लाई इज सेम इन दो बोथ सिनेरियोज, बट डिमांड इज इंक्रीज्ड। यहां पर 3 बायर थे, यहां पर 8 बायर्स हैं। तो यहाँ पर 3 बायर्स थे, तो अगर आप लॉजिकली सोचो, अगर ये 100 बोलेगा, 200 बोलेगा, 300 बोलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ये है ना कि 3 बंदे जल्दी सेटल ऑफ कर लेंगे। लेकिन जितने ज्यादा बंदे होंगे यहाँ पर बोली लगाने वाले, यानी कि डिमांड उतनी ज्यादा है और ये उतना महंगा बिकेगा। मान के चलो, क्योंकि ये 8 बंदे इसको लेने पहुंचे, दैट मीन्स ये आठों इंटरेस्टेड है इसको लेने के लिए, तो ये बोली लगाएंगे कुछ ना कुछ। ये मत सोचना इनमें से कुछ बंदे तो खाली बैठ के देखेंगे सिर्फ। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर ये 3 बंदे हैं और ये 8 बंदे हैं, और एक थर्ड सिचुएशन और मान के चलो वहां पर 100 बंदे हैं, तो तीनों सिचुएशन में क्या लगता है ये सबसे महंगा किस सिचुएशन में बिकेगा? जिस सिचुएशन में डिमांड सबसे ज्यादा होगी, 100 बंदे उसको लेने पहुंचे हैं, तो दैट मीन्स वहां पर चांसेस है उस चीज की सेल होने की बहुत ज्यादा ज्यादा प्राइस पे। आईपीओ में क्या होता है, आईपीओ में यही तो होता है, सब बंदे अपना बिडिंग करते हैं, और बिडिंग करने के बाद देखा जाता है कि मतलब लकी ड्रॉ टाइप निकलता है, जिसको हम बोलते हैं ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, सॉरी ओवर सब्सक्राइब एंड अंडर सब्सक्राइब। यानी कि अगर किसी आईपीओ क्यों निकालता है, कैपिटल रेज करने के लिए,
किसी को 2 लाख का कैपिटल रेज करना है तो वो 2 लाख का आईपीओ निकाल देता है। तो 2 लाख का अगर कोई इसको अंडर सब्सक्राइब करता है, यानी कि बंदे उस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसके 2 लाख भी इकट्ठे नहीं होते। उस केस में जैसे ही वो शेयर लिस्ट होता है तो डाउन आना शुरू हो जाता है। और अभी रिसेंटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ, उसने कुछ मेरे को एग्जैक्टली अमाउंट नहीं याद, जितना लेट सपोज उसने 5 लाख रेज करने के लिए आईपीओ निकाला था, लेकिन सबको वो कंपनी इतनी अच्छी लगी और उन्होंने जम के सब्सक्राइब किया, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। तो उस केस में उसको 5 लाख रेज करना था और लोगों ने उधर से उसको 30 लाख रुपए समथिंग दे दिए, तो वो ओवर सब्सक्राइब हो गया, उसकी डिमांड बढ़ गई ना, कितने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो गए। तो इस केस में उसकी लिस्टिंग ही 100% पे हुई। 70 रुपए का आईपीओ था, जब लिस्ट हुआ तो 150 रुपए पे लिस्ट हुआ। तो डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ेगी प्राइस उतना ज्यादा शूट अप करेगा। दिस इज द रूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है, सेम एग्जाम्पल है। अगर एक सिचुएशन है जहां पर टोटल नंबर ऑफ बायर्स आर 1 लाख और टोटल नंबर ऑफ सेलर्स आर 50K, दैट मीन्स बायर्स आर मोर देन सेलर्स। इसका मतलब है कि प्राइस शूट अप करेगा। बायर्स ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है सेलर से, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो प्राइस शूट अप करेगा। लेट सपोज ये प्राइस शूट अप किया, ये कैंडल बनी है, लेट सपोज। अब अगर बायर्स को हम इंक्रीज कर देते हैं, डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं और सप्लाई को सेम रखते हैं, तो कंपैरेटिवली दोनों के केस में हम ये कह सकते हैं डिमांड बढ़ गई। यहां पर 1 लाख बायर्स थे, यहां पर 2 लाख बायर्स आ चुके हैं। और सेलर्स अभी भी सेम है, 50K सेलर्स, 50K सेलर्स। सेम चीज जो मैं यहां समझा रहा था, सेलर सेम है, एक सेलर, 1 सेलर। यहां पर बायर 3 थे, यहां पर बायर 8 हो चुके हैं। और थर्ड सिचुएशन बताई थी बायर 100 हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा डिफरेंस, जितना ज्यादा क्रिएट होगा, इन दोनों का डिफरेंस है 50K का, इन दोनों का डिफरेंस है 1.5 लाख का। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ना, उतनी एक्सप्लोसिव या उतनी बड़ी एक्साइटिंग कैंडल बनेगी, प्राइस में उतना ज्यादा बूम आएगा। एक्साइटिंग कैंडल बड़ी क्यों बनेगी? क्योंकि प्राइस में ज्यादा बूम आएगा। यहां पर प्राइस अगर 100 पे ओपन हुआ था और यहाँ पे 150 पे क्लोज हो गया, तो इस केस में मान लो ये एक एग्जम्पशन है, तो उस केस में अगर यहाँ पर 100 पे ओपन होगा ना, तो ये यहाँ पे 150 में क्लोज नहीं होगा, ये उससे भी ज्यादा पे क्लोज होगा। हो सकता है ये 200 पे क्लोज हो। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ गई है एज कंपेयर टू फर्स्ट सिनेरियो। और डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ेगी प्राइस उतना ज्यादा ऊपर जाएगा। अब चार्ट के ऊपर हमको डिमांड नहीं दिखती कि कहां पर डिमांड है, कहां सप्लाई है, वो हमको खुद ढूंढनी है। लेकिन हमको प्राइस तो दिखता है, प्राइस तो हमको वहां पे दिखता है ना, कि कौन सी कैंडल बड़ी बनी है, कौन सी कैंडल छोटी बनी है। यहां पर हमको कैंडल्स तो दिखती हैं कि कौन सी कैंडल बड़ी बनी है, कौन सी कैंडल छोटी बनी है। तो अब हमको यहाँ पे वाइस वर्सा सिचुएशन लगा के डिमांड और सप्लाई ढूंढनी है। कौन सी कैंडल बड़ी बनी है? जहां पर कैंडल बड़ी बनी है यानी कि उसके नीचे एक डिमांड क्रिएट हुई है। ये मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में बहुत क्लियरली समझाऊंगा। अभी आपको ये चीजें बस अब थोड़ा क्लियर माइंड करते हुए अपने दिमाग में बिठानी है कि जितनी ज्यादा बड़ी डिमांड आएगी ना, उतनी ज्यादा बड़ी कैंडल बनेगी। इन चीजों से आपका बेसिक्स क्लियर होता जाएगा। तो दैट मीन्स कंपैरेटिवली लार्जर ग्रीन कैंडल विद इंक्रीज डिमांड, कंपैरेटिवली लार्जर ग्रीन। अगर मान लो यहाँ पर 2 लाख की जगह 10 लाख आ जाएंगे, तो ये इतना ही नहीं, ये इससे भी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाएगी। सेलर्स अगर सेम रहते हैं और बायर्स बढ़ जाते हैं। अपर सर्किट क्यों लगते हैं किसी भी शेयर में? अपर सर्किट बोलते हैं जहां पर बायर्स अवेलेबल हैं और सेलर्स है ही नहीं, कोई बेचना ही नहीं चाहता, सर्किट लग गया, सारे खरीदने वाले हैं और सेलर्स है ही नहीं, उसको बोलते हैं अपर सर्किट। सिमिलरली लोअर सर्किट क्यों लगते हैं किसी भी चीज में? जहां पर सेलर्स सारे बेचना चाहते हैं पर कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो जब डिमांड सॉरी जब सप्लाई इतनी बढ़ जाएगी तो प्राइस ड्रॉप कर जाएगा ना, तो वहां पे लोअर सर्किट लग जाता है किसी भी शेयर में। अब सिमिलरली एक सिचुएशन है, यहाँ पर 1 लाख बायर्स हैं, 1 लाख एजम्पशन है ये, और ये 2 लाख सेलर्स है, यानी कि सेलर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू बायर्स। तो ऑब्वियसली प्राइस ड्रॉप करेगा क्योंकि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तो प्राइस ड्रॉप हुआ। लेकिन
अगर इस सिचुएशन को हम एक नई सिचुएशन में कन्वर्ट कर देते हैं कि सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने मेरा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। इस केस में सेलर्स को हम इंक्रीज, नहीं नहीं ठीक है सॉरी, इस केस में बायर सेम है ना 1 लाख, ठीक है कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। ओके, यहाँ पर 2 लाख सेलर्स थे, यहाँ पे 1 लाख बायर्स थे। अब बायर्स तो सेम रहते हैं, यहाँ भी 1 लाख है, यहाँ भी 1 लाख है, लेकिन जो यहाँ पर 2 लाख सेलर्स थे, यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज हो गई, यहाँ पे 2 लाख की जगह 4 लाख सेलर्स आ गए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इससे भी बड़ी एक रेड ड्रॉप कैंडल बनेगी, कंपेरेटिवली लार्जर रेड कैंडल विद इंक्रीज सप्लाई। ये ऐसी कैंडल क्यों बनी, क्योंकि सप्लाई में इंक्रीज हुआ है, तो सप्लाई में इंक्रीज होने की वजह से प्राइस में ड्रॉप भी ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा बड़ी डिमांड आएगी प्राइस उतना ज्यादा ऊपर जाएगा, और जितनी ज्यादा बड़ी सप्लाई आएगी उतना ज्यादा ड्रॉप होगा प्राइस। दिस डिफरेंस, यहां पर 1 लाख का डिफरेंस है, यहां पर 3 लाख का डिफरेंस है। 4 - 1 3 लाख, दिस इज 2 - 1 1 लाख। यहां पर 1 लाख से डोमिनेट कर रहे हैं सेलर्स, यहां पर 3 लाख से सप्लाई डोमिनेट कर रही है, तो इसलिए ये बड़ी कैंडल है। ओके, सो दिस वाज ऑल इन द करंट एपिसोड। आगे आने वाले एपिसोड में हम सीखेंगे इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से बाइंग करते हैं, और उनके फुटप्रिंट्स को कैसे फॉलो करके हम मार्केट से मनी बना सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। और डिमांड और सप्लाई एरिया, प्राइस एक्शन की मूवमेंट को देखते हुए कहाँ पर डिमांड बनी है, कहाँ पर सप्लाई बनी है, उस तरीके से हम उसको देखेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ एंड गुड बाय।